करें तो आप लोगों ने इतने न्योते उन्हें भेजे पर उन्होंने युति की टेबल तक वो नहीं बैठे। यानी यहाँ पर ओमी कालानी के दोस्ती का गठबंधन जो है वो भाजपा की नैसर्गिक युति से भारी पड़ा। अभी वो शिवसेना के ऊपर है कि उन्होंने जो युति धर्म नहीं निभा के जो पाप किया है तो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जब तक आप थे आपको इम्पोर्टेंस मिली, आज दूसरे को इम्पोर्टेंस मिल रही है तो आप पद छोड़ोगे या पार्टी छोड़ोगे। और उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ अस्तित्व कहाँ है, वहां पे एक बोर्ड में कोने में TOK लिखा हुआ। सामने से आरोप आ रहे हैं कि हमें भाजपा उम्मीदवारों से डर नहीं है, हमें डर है EVM का। तो आपके बारे में पूछे जाने वालों ने यही कहा हमारी खेत की मूली है। मैं उनके निपटने की परिस्थिति में नहीं हूँ, वो मुझे नहीं निपटा सकते। एक प्रमुख मुद्दा भाजपा ने रखा है गुंडा राज मुक्त। कौन गुंडे हैं? ओमी कालानी कहा हमारे पास UD है। UD और DCM नंबर वन ही होता है, तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कुछ नहीं होता है। क्योंकि सैकड़ों करोड़ों की निधि तो आ रही है पर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए तो आज भी लोग सड़कों की समस्या से, पानी की समस्या से और लोड शेडिंग से ऐसी अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब तक हम बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं कर पाए और हम बात करते हैं मेट्रो की। बेसिकली हम लोग मोदी जी को देख के काम करते हैं ना, कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है तो खासदार तो बनाना पड़ेगा ना। उल्लासनगर आज सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा है, उल्लासनगर आज जवाब ढूंढ रहा है। जवाब इस बात का कि अगले 5 साल शहर किस रास्ते पर चलेगा, विकास की तरफ या फिर वही पुरानी राजनीति की गलियों में। इन्हीं सवालों के बीच आज हमारे साथ है वो शख्स जिनके कंधों पर सिर्फ चुनाव जीतने या जिताने की नहीं बल्कि पूरी पार्टी की जमीनी राजनीति और संगठन की जवाबदारी है। आज हम बात करेंगे भाजपा की असली तैयारी, टिकटों के फैसले, जमीनी नाराजगी, विकास के दावे और उन सवालों की जिससे अक्सर नेता बचते दिखते हैं। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर शहर जिला अध्यक्ष राजेश वदरिया जी। राजेश जी आपका स्वागत है। नमस्ते राजेश जी, 7 महीने का समय हुआ है आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हैं। उसी में एक इतनी बड़ी चुनौती कि भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनावी मैदान में उतरी है। सामने शिवसेना, साई पार्टी, TOK जैसे दल आपके सामने चुनाव में। देखिए, मेरा ये मानना है कि एडवर्सिटी इज एन अपॉर्चुनिटी। जैसे जैसे हमें लगता है या लोगों को लगता होगा कि ये बहुत एक मुश्किल घड़ी है, लेकिन मेरे लिए एक ये मौका है कि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ। भारतीय जनता पार्टी जिला की जो पूरी कार्यकारिणी है उसके लिए ये मौका है कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए और जनता के बीच में जाके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 11 साल के किए कार्य हैं और हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के जो किए हुए कार्य हैं वो हम जनता के सामने रखें। साथ में एक रोड मैप उनके सामने रखें कि इस तरह से जो है कुछ कार्य किए हैं और कुछ करनी है। यहाँ बात हो रही है लोकल बॉडी इलेक्शंस की और लोकल बॉडी पे लोकल नाम चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए वो सभी ने देखे हैं, देवेंद्र जी के देखे हैं। उल्लासनगर शहर जिला भाजपा भी सत्ता में रही है, उन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि एक बार उसे जनता स्वबल पर चुन के दे? देखिए, 2017 से 2019 लगभग 2.5 साल हमारे पास सत्ता थी, जिसमें 1.25 साल मीना एलानी महापौर थी और 1.25 साल पंचम कालानी महापौर थी। तो उस समय पे हमने कई सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाए थे और जो पानी का एक विषय था उसमें हमने कुछ टाकियाँ बनाई है पानी की और कई जगह पे हमने बिल्लू लाइन के द्वारा पानी देने की शुरुआत की है। और इसमें जो इम्प्रूव हो सकता है तो हमने उस समय पे एंटिलिया में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाई, जिस समय पे मैं स्थायी समिति का सभापति था। बाला साहेब ठाकरे की यादगार में हमने एक मिनी स्टेडियम की शुरुआत की है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये प्रशासन राज में वो कार्य कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से पूरा नहीं हो पाया है।
और एक फायर ब्रिगेड की सब स्टेशन बनाई है, वो लगभग पूरी है, उसे भी अभी जल्द से जल्द लोकार्पण करना है। फिर स्टम्प ड्यूटी की हमने एक योजना लाई, जिसको समझो आप उसको अभय योजना कह सकते हो, कि 2080 से 2020 तक जिन्होंने भी फ्लैट्स मकान दुकान लिए हैं उनको उस अभय योजना के तहत नो स्टम्प ड्यूटी एंड नो पेनल्टी, और फिर 1980 टू 2020 में कुछ 20% स्टम्प ड्यूटी और 25% पेनल्टी भर के अपना घर जो है आप सिक्योर और सेफ कर सकते हो। ये ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमने लाई। प्रधानमंत्री मोदी जी की और देवेंद्र फडणवीस जी की जो भी योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाने का कार्य हमने किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, हमारे नगर सेवकों ने किया है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि मोदी जी का कार्य और देवेंद्र जी का कार्य महानगर पालिका में दिखा नहीं सकते हैं या काउंटेबल नहीं है। बिल्कुल काउंटेबल है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज हैं एक साफ स्वच्छ, बिगर एक भी उनके ऊपर आज तक इल्जाम लगे, जो उन्होंने 11 साल तक सरकार चलाई है, उसके उदाहरण के तौर पर हम आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में जब भी हमारा महापौर होगा तो हम लोग अपने बलबूते पे जब भी महापौर बिठाएंगे तभी आपको 3 इंजन की सरकार मिलेगी। पहली सरकार मोदी जी की, दूसरी सरकार देवेंद्र जी की, तीसरी इंजन महापौर की रहेगी। तो ये 3 इंजन मिलके शहर का विकास करेंगे। आज महानगर पालिका के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने कर्मचारियों को पगार भी दे पावे, तो जब भी उनके पास ग्रांट आती है तभी वो पगार दे पाते हैं। तो आज जितने भी शहर के अंदर प्रोजेक्ट्स चालू हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे ड्रेनेज का काम हो, चाहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम हो, चाहे जो बाकी की पाइपलाइन डाल रहे हैं उसका प्रोजेक्ट का काम हो, ये सभी प्रोजेक्ट की निधि भारत सरकार और महाराष्ट्र शासन ने दी है, तभी जाके ये प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। अदरवाइज महानगर पालिका की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, और वहां से जब तक पैसे नहीं आएंगे कार्य यहाँ हो नहीं सकता है। तो इसके लिए उनका कार्य जो किया हुआ है, जो उन्होंने हमें पैसे दिए हैं, अभी बसेस चालू की तो बसेस का पूरा पैसा वहां से आया है, अदरवाइज ई बसेस चालू करने की पोजीशन में महानगर पालिका नहीं है। तो ओवरऑल आज जो फंडिंग आ रही है वो भारत सरकार मोदी जी के द्वारा और महाराष्ट्र शासन देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा आ रही है। इसी बात पर ओमी कालानी जी का भी अभी हाल ही में हम लोगों ने पॉडकास्ट लिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने शिवसेना ज्वाइन की क्योंकि डीपीडीसी हो, उप मुख्यमंत्री हो या थाने जिले के पालक मंत्री हो, सब एकनाथ शिंदे जी है। हमारे शहर में जो काम हुआ है वो एकनाथ शिंदे जी ने किया है। चाहे जैसे आपने हॉस्पिटल का जिक्र निकाला, चाहे आपने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे स्टेडियम का जिक्र निकाला, इन सब का जो कार्य है वो सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे जी ने शुरू करा है। देखिए, एक एक करके बात करते हैं। पहले बात तो जो यूएमसी की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनी वो मेरे समय में बनी। उसमें इशू ये था कि कोरोना के समय पर वो प्रॉपर्टी हमें रीजेंसी ग्रुप ने रिजर्वेशन बिल्टअप के हिसाब से कमर्शियल प्रॉपर्टी हमें बना के दी, लेकिन उस समय कोरोना की जरूरत देखते हुए हमने उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया। हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने के बाद जब भी कोरोना चली गई तो हमें लगा कि ये हमारे लिए एक एसेट है और इसको हम लोग एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल में बना के चला के सकते हैं। तो हमने इसके लिए जो महात्मा जीवनबा फुले योजना है और जो दूसरी महानगर पालिका दूसरे सेंट्रल की योजना है उनके साथ जोड़ के हमने वहाँ फ्री इलाज देना चालू किया है। अभी ये बात अलग है कि योगा योग उस समय पे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे और सांसद तो श्रीकांत शिंदे जी हैं ही, और उस समय पे उस प्रोग्राम में मैं भी उपलब्ध था और हमारे आमदार भी थे। तो इसका श्रेय इस तरह से नहीं होता है, ये महानगर पालिका का प्रोजेक्ट था और महानगर पालिका ने किया और मुख्यमंत्री ने आके उनका फीता निकाला। अभी आता हूं आपकी बात कि ओमी कालानी कहा हमारे पास यूडी है।
यूडी और डीसीएम, नंबर वन ही होता है। आर पाटिल साहब का एक विधानसभा में एक भाषण हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो नंबर वन होता है मतलब मुख्यमंत्री, वो ही अल्टीमेट बॉस है। तो नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर कुछ नहीं होता है। तो जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री ही रहेगा, और यूडी को भी कोई फैसला करना है तो उनसे पूछ के करना पड़ेगा, उनके मार्गदर्शन में करना पड़ेगा। तो ये जो हमारी सिस्टम बना हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री जो है वो नंबर वन है, तो नंबर टू का भी जो काम है, जिसको फंड्स चाहिए या जो भी चाहिए तो उनके पास जाना पड़ेगा। आज एमएमआरडीए उनके पास है, डीपीडीसी को पैसा चाहिए तो उनको ऊपर से पैसा लाने के लिए भी वहां जाना होगा। तो यूडी अपने आप में अल्टीमेट नहीं है, वो अपने आप में सरकार नहीं है, वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट है। जो सरकार है वो देवेंद्र जी हैं, और उनके जितने भी फैसले होंगे वो सबके ऊपर बंधनकारी होते हैं, सबको मानने हैं। तो जो पूरा अधिकार है वो उनके पास है। अभी मैं अगर ये कहूं कि यूडी अपना फैसला करेगा तो ऐसा कर नहीं सकता है, उनको मुख्यमंत्री के पास हर फाइल भेजनी ही पड़ती है। यानी महायुति में उल्लासनगर में महायुति क्यों नहीं हो पाई? उसमें ऐसा इशू था कि जिस समय विंटर सेशन नागपुर में चल रहा था तो मैं नागपुर गया था और मैंने माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से मुलाकात की, और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रविंद्र चौहान जी से मुलाकात की। उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि आप जाके शिवसेना से बातचीत चालू करो। मैंने आते ही हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से फ़ोन किया, उनको आमंत्रित किया कि आप आइए, हम बैठ के चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं फ्राइडे है आज दिल्ली में हूँ और संडे को मैं आऊँगा उल्लासनगर, तो आपके साथ बैठ के मैं चर्चा करूँगा। वो नहीं आए, ना उनका कोई कॉल आया आज तक। फिर हमारे पास एक लिस्ट आई कि उनके 4 लोग बैठ के हमारे साथ चर्चा करेंगे। एक लांडगे जी हैं, अरुण आशान है, बालाजी केडिकर जी हैं और राजेंद्र चौधरी जी हैं। इनसे चर्चा करनी है। आमदार कुमार आलानी ने गोपाल लांडगे जी को, जो उनके कल्याण जिला के अध्यक्ष हैं, उनको कॉल किया था कि आपके पास समय हो तो आप हमारे साथ बैठिए और कोalition के ऊपर हम लोग युति के ऊपर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कल मंगलवार के दिन आता हूँ 12:30 बजे। 12:30 बजे उनका फ़ोन आया कि मुझे कहा गया है कि आप पहले कल्याण का युति फाइनल करो, उसके बाद आप उल्लासनगर जाना। वो आज तक उल्लासनगर नहीं पहुंचे, मतलब हमें कॉल नहीं किया, हमें बुलाया नहीं या हमारे पास आए नहीं। फिर सडनली एक दिन न्यूज़ में देखा कि जिसमें राजेंद्र चौधरी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसमें कमलेश टिकम स्टेटमेंट दे रहा है कि साई पार्टी, टीम ओमी कालानी और शिवसेना ने मिलके आपस में सीटें बांट दी हैं और हमको बीजेपी के लिए कोई सीट नहीं है। कोई बात नहीं है, हमारी तो तैयारी डे वन से पूरी थी कि हम 78 से हम लोग सीटों से लड़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमने वो तैयारी पूरी करके हमने अपने सभी कैंडिडेट्स उतार दिए मैदान में। यहाँ तक के शिवसेना के पास सभी उम्मीदवार नहीं है 78, यहाँ तक के टीम ओमी कालानी के पास उम्मीदवार नहीं है, यहाँ तक के साई पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है कि वो 78 के 78 पे अपने कैंडिडेट्स उतार पावे। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अभी किया है। लेकिन देखा जाए तो केडीएमसी में युति हो गई, बीएमसी में युति हो गई, उल्लासनगर की बात करें तो आप लोगों ने इतने न्योते उन्हें भेजे पर उन्होंने युति की टेबल तक वो नहीं बैठे। यानी यहाँ पर ओमी कालानी के दोस्ती का गठबंधन जो है वो भाजपा की नैसर्गिक युति से भारी पड़ा। इस तरह से नहीं देखना चाहिए, ये इस तरह से देखना चाहिए कि हमने हमारे युति धर्म का पालन किया। अभी वो शिवसेना के ऊपर है कि उन्होंने जो युति धर्म नहीं निभा के जो पाप किया है तो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में जनता उनको बरोबर सबक सिखाएगी। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के 4 पिल्लर शिवसेना टीओके ने मिलकर छीन लिए, चाहे वो जमनू पुरस्वानी जी हो, प्रकाश माखीजा जी, महेश सुखरामानी जी और राम चाली जी, उनके साथ किशोर वनवाड़ी और मीना सोंडे। ऐसे बीजेपी के इतने पुराने नेता बीजेपी छोड़ने पे मजबूर हो गए और इस दौरान आरोप आप पर भी लगे कि कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी आपसे है। वो प्रकरण क्या है? एक परिवार में रहते समय
दो सदस्यों की एक दूसरे के लिए नाराजगी हो सकती है, लेकिन उसके वजह से कोई घर छोड़ के चला नहीं जाता है। जो ये 4+2, 2 लोग तो सेना में थे, भाजपा में आए 2017 में और वापस चले गए। 4 लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे। प्रकाश माखीजा को 4 बार चुना के लाए हम लोग, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाया, 4 बार उनको स्टैंडिंग कमेटी दी। चार्ली को 1 बार स्टैंडिंग कमेटी मिली। जमनू पुरस्वानी को 2 बार उप महापौर का पद मिला और लीडर ऑफ हाउस का पद मिला और कंटिन्यूस 3 टर्म तक वो हमारे गठ नेता रहे। महेश सुखरामाणी को कार्य अध्यक्ष सिंधी साहित्य कला अकेडमी, जो राज्य मंत्री के दर्जे के समतुल्य हैं, दर्जा प्राप्त है, ऐसे पूरे महाराष्ट्र में उनको हमने पहुंचाया। इसके बावजूद अगर कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो उससे ये जाहिर होता है कि उनका कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट है, पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्या है ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट? वो तो आपको उनसे पूछना चाहिए, मुझे तो बता के नहीं गए। उन्होंने कहा कि नए लोगों को लाकर सर पे बिठाया जा रहा है, हम वरिष्ठ लोगों को पीछे कर दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, परिवार बड़ा हो रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी 15, 18, 20 सीटों पे, 30 सीटों पे लड़ती थी। उनके हमारे समझो 10-12 नगर सेवक चुन के आते थे। आज भारतीय जनता पार्टी 78 से 78 सीटों पर लड़ रही है। परिवार बड़ा हो रहा है, कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, पदाधिकारी जो नए आए हैं उनको और पुराने लोगों को मिलके काम करना है और दोनों को मौका मिल रहा है काम करने का। इस तरह से संगठन चलता है। जब तक आप थे आपको इंपॉर्टेंस मिली, आज दूसरे को इंपॉर्टेंस मिल रही है तो आप पद छोड़ोगे या पार्टी छोड़ोगे। इसका मतलब यह है कि जब तक मुझे पद मिला, जब तक मुझे इंपॉर्टेंस मिली, जब भी मेरी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई तो मैं पार्टी छोड़ के चला गया। ये करना बिल्कुल गलत है और उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं फिर से रिपीट करता हूं शब्द कि आने वाली 15 जनवरी को जनता उनको घर पे बिठाएगी। जनता घर बिठाएगी कि ईवीएम? क्योंकि ईवीएम और वोट चोरी के कई आरोप लगाए जा रहे हैं। सामने से आरोप आ रहे हैं कि हमें भाजपा उम्मीदवारों से डर नहीं है, हमें डर है ईवीएम का। इस आरोपों को आप कैसे देखते हैं? जब भी उनकी जीत होती है तो उसमें ईवीएम सही हो जाती है। जिस समय पे उनकी हार होती है तो ईवीएम आ जाता है मुद्दा। आज तक कोई प्रूव तो नहीं कर पाया। चलो मैं आपको आज चैलेंज करता हूं, आप एक ईवीएम को हैक करके बताइए। ना उसको ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकता है, ना उसको इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है, ना उसमें कोई वायर लग सकती है, तो आप किस आधार पे कह सकते हो? बिगर आप किसी भी आधार पे इल्जाम लगाते हो, ये आप भूल जाते हो कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक स्वायत्ता संस्थान है, आप उसकी इमेज को डैमेज कर रहे हो। जिस तरह का नैरेटिव राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे ने और कांग्रेस ने मिलकर चलाया है, आप उसको ही बढ़ावा दे रहे हो। विदाउट एनी प्रूफ आप इल्जाम लगा रहे हो। मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, आप आइए, ऐसा कुछ आरोप करके बताइए। विपक्ष का लगाया जा रहा है ईवीएम का मुद्दा। ये राहुल गांधी का ही नैरेटिव है। हार गए तो ठीक है, अभी कर्नाटक में उनकी सरकार है, पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार है, ममता जी की सरकार है, तो अपोजिशन की भी तो सरकारें हैं। सभी जगह तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। केरला में जहां 98% क्रिश्चियंस रहते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का महापौर चुना गया है। तो उस समय पे तो इल्जाम नहीं लगा पाए कि ईवीएम का हैक है। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है। हाल ही में जो चुनाव हुए म्युनिसिपल काउंसिल के, नगर परिषद के, उसमें हमारे नगर सेवक दुगने हुए, 1500 से 3000 हुए और नगर अध्यक्ष भी दुगने हुए, 60 से 120 हुए। ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है और ये विश्वास जो बढ़ा है
जिसमें हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी का बहुत अहम रोल रहा है, जो वो पूरे महाराष्ट्र में कंटिन्यूस दौड़े करते आ रहे हैं। उनके वजह से यहाँ पर बहुत सारे नए कार्यकर्ता जुड़े हैं, बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, जिसके कारण आगे पार्टी बढ़ रही है। वर्तमान अगर चुनाव की हम बात करें तो नामांकन के अंतिम 2 दिनों में काफी गड़बड़ियां देखने को मिली। एक ही पैनल से, जहां 4 का पैनल है, वहां 5-5 एवी फॉर्म दे दिए गए। पैनल 1 में ऐसा हुआ, पैनल 3 में हुआ, पैनल 9 में हुआ। यानी जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रख के यहाँ आया, उनके साथ एक तरीके से धोखे का जो है दृश्य वो नजर आया। देखिए, जिस समय पे बी फार्म बांटे जा रहे थे, उस समय पे काफी काम का प्रेशर रहता है। उस समय पे एक 19 नंबर पैनल में हमारे से जो बाय मिस्टेक हमने हमारे एक कैंडिडेट को दी गलती से उनको बी फार्म दिया, तो हमने उनको फोन करके कहा कि आप बी फार्म वापस कौन थे वो पहुंचाइए। कैंडिडेट? बंटी कुर्सीजा। उन्होंने ए बी फार्म वापस नहीं किया, मोबाइल बंद करके गुम हो गए। तो हमने जो हमारे दूसरे कैंडिडेट थे, हमने ऑफिशियली उनको डिक्लेयर किया। जो 3 बाकी के लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बात मानी और उनके जगह पे हमने दूसरे कैंडिडेट दिए और वहां पर उनको ऑफिशियली निशानी मिली है। उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें जिसको हमने पहले दिया, बाद में दिया, तो उसको उन्होंने सबमिट किया और हमने ऑफिशियल लेटर देके उनको हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया। उनको निशानी मिल चुकी है। 19 नंबर पैनल की अगर हम बात करें, 3 जन कमल चुनावी चिन्ह पे और 1 बैट पे, तो किस प्रकार से वो लोग? मैं आपको करेक्ट करता हूं, वो बैट पे नहीं है, वो बैट्समैन के ऊपर है। जी। वो बैट्समैन है। तो मैंने आपको बताया कि हमने बाय मिस्टेक बंटी कुर्सीजा को फॉर्म दिया था, बी फॉर्म, और बाद में उनको फोन करके बोला कि आप बी फॉर्म हमें वापस देके जाइए। वो आए नहीं, उन्होंने फॉर्म जमा कर दिया और मोबाइल बंद करके चले गए। तो हमने जिसको घोषणा करनी थी, हमने उसको घोषित कर दिया है कि वो हमारा कैंडिडेट है। बंटी कुर्सीजा हमारे कैंडिडेट नहीं है। हमने उनको मंडल अध्यक्ष पद से हटा दिया। हमने वहां पे सिंधुताई शर्मा को घोषित किया है मंडल अध्यक्ष। तो पार्टी तो निरंतर कार्य करती रहती है। एक ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि परिवारवाद के खिलाफ भाजपा बात करती है, लेकिन इस चुनाव में देखा गया है कि चाहे जिला अध्यक्ष यानी आपका परिवार हो, आपके परिवार से 2 सदस्य है, जग्यासी परिवार के 3 सदस्य है, इसी प्रकार से पाटिल परिवार के 2 सदस्य है, और ऐसे तो फिर परिवारवाद तो यहाँ पे भी झलक रहा है। अभी बोराड़े जी है, उनके शुरू से उनके परिवार से 3 नगर सेवक चुनते आए हैं। लुंड परिवार से आता हूँ लुंड परिवार के ऊपर भी आता हूँ। लुंड परिवार के 16 नंबर पैनल में पहले से ही 2 सदस्य थे। 17 नंबर पैनल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आज से नहीं किया, पिछले 9 सालों से उन्होंने काम किया है, जिसके कारण पार्टी ने उनको मौका दिया है। अभी मैं अपनी बात के ऊपर आता हूं कि जो 6 नंबर पैनल में नाना नानी गार्डन, महान अपार्टमेंट, इंदिरा गांधी गार्डन और बाकी के बैरक्स ब्लॉक्स मिला के जो पट्टा है, उस पे मैं 2012 से 2017 चुनाव लड़ा हूं, जीता हूं, वहां का नगर सेवक रह चुका हूं। उस नाते जब भी पार्टी ने मुझे बोला कि आपको यहाँ अपने किसी सदस्य को देना चाहिए, तो पार्टी का आदेश जो है वो मानते हुए मैंने वहां मेरी बहू को मैदान में उतारा है। उसका एक दूसरा रीजन ये भी है कि लास्ट मोमेंट पे राजेश टेकचंदानी ने फॉर्म नहीं भरा और राजनीति से उन्होंने संन्यास लिया। मेरे पास उसके मैसेजेस पड़े हैं। तो इस कारण भी मुझे वहां, क्या कारण था उनका? वो राजनीतिक? पर्सनल उनके कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी जानकारी मैं आपको ये मीडिया में नहीं दे सकता हूं। उनके पर्सनल कुछ इश्यूज हैं। कई उम्मीदवारों का यहाँ पर एंड मूवमेंट पे टिकट कटता हुआ भी दिखा, चाहे वो डॉक्टर प्रकाश नाथानी हो, रेखा ठाकुर जी हो। रेखा ठाकुर को हम लोग टिकट देना चाहते थे, लेकिन एक गलत अफवाह के ऊपर विश्वास करके उन्होंने हमें सूचित किया कि आपने दूसरे को टिकट दिया है। हमने उनको बताया कि अभी तक टिकट नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा सुना है और कंफर्म न्यूज़ है। तो उन्होंने आगे नहीं आए। तो हमें हमारे जो महासचिव हैं लखी नाथानी जी, उनकी भाभी जो है भूमि नाथानी, हमने उनको टिकट दिया। वो आते थे तो फर्स्ट प्रेफरेंस उनका था। नहीं लिया तो हमारे पास तो
कार्यकर्ता की फौज है, उसके हिसाब से हमने उनको टिकट दी। आगामी और एक मिनट, डॉक्टर प्रकाश नाथानी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गद्दारी की थी। जिस समय पे स्थायी समिति का चुनाव था, उन्होंने अपने पद से, स्थायी समिति सदस्य से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण हमारा चेयरमैन का पद हमें नहीं मिला था, हमारा कैंडिडेट हार गया था। तो ऐसे गद्दार को टिकट देना पॉसिबल ही नहीं था, हमने उनका टिकट काटा है। उस समय भी आपके ही पार्टी का कैंडिडेट वहां पे विजू पटेल जी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बने थे, वो भी तो आपके ही पार्टी के थे। तो हमने उनको भी टिकट नहीं दिया। जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने अपना फॉर्म भर दिया, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, हमने दोनों को टिकट नहीं दी। अभी ये चुनाव में भाजपा के प्रमुख मुद्दे क्या होने वाले हैं, क्या मैनिफेस्टो है? कुछ 4 प्रमुख मुद्दे। पहला ही मुद्दा एक ही है कि शहर का विकास होना चाहिए। आज 800 करोड़ रुपए का फंड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ड्रेनेज के लिए आया है, वो काम शहर में चालू है। 725 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3,387 घर बनाने के लिए आए। जो घर बेघरों को मात्र 17,11,000 में दिए जाएंगे, जिसके ऊपर 3 लाख की सब्सिडी है, और उस घर में सभी सुविधाएं होंगी। सिर्फ घर नहीं है, वो पूरा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें खेलकूद के मैदान हैं, गार्डन है, जिम है, सोलर पावर लगा हुआ हीटर है, और जो जो आप एक बड़े प्रोजेक्ट में सहूलतें सोचते हो कि मिलनी चाहिए, वो सभी सहूलतों के साथ वो प्रोजेक्ट बनेगा। उसका वर्क ऑर्डर ये आचार संहिता की वजह से इशू नहीं हो पाया। जैसे ही आचार संहिता पूरी होगी, उसका वर्क ऑर्डर देके उसका भूमि पूजन किया जाएगा और काम चालू किया जाएगा। साथ में हमें 621 करोड़ पानी की लाइनों के लिए मिले हैं, जिसमें से 3 टाकियां बन रही हैं और पाइपलाइनें शहर में पीने की डाल रही है, जिसमें पहले कुछ काम हमने पूरा किया है, जिसको आप ब्लू लाइन के नाम से जानते हो, वो चालू है। और दूसरा जो पार्ट आया है अमृत 2, उसमें अमृत 2 में ये प्रोजेक्ट चालू है। और मैंने कल मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और शहर की सभी सड़कों को कंक्रीट करने के लिए हमें पैसा दीजिए। तो उन्होंने हमारी मांग मानते हुए ये कल अनाउंसमेंट किया, आप भी थे वहाँ पे शायद, कि आप डीपीआर बनाइए और डीपीआर के हिसाब से आपको जितने घर चाहिए वो पैसा हम देंगे, क्योंकि मोदी जी ने महाराष्ट्र को 30 लाख घर की अलॉटमेंट दी है। और इस कार्य में, सीमेंट कंक्रीट के रास्तों के कार्य में आप डीपीआर बनाइए, उसके लिए जो भी अमाउंट होगा मैं आपको दूंगा। तो ये 2 मुद्दे उन्होंने मंजूर किए हैं, और भी मुद्दे मंजूर हो चुके हैं। इसमें शहर का आपको विकास देखने को मिलेगा, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। ऑन सोर्स ऑफ वाटर हम लोगों ने मांग की है कि आज हम एमआईडीसी से पानी खरीद रहे हैं, बहुत महंगा पानी मिलता है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमें अपना पानी का स्रोत हो, वो भी उन्होंने मंजूर किया है। और वो जैसे ही टेक्निकली लीगली परमिशन आ जाएगी, वो काम भी चालू हो जाएगा। हमारा टारगेट जो है वो 24/7 वाटर सप्लाई है। हालांकि काम वो टप्पे टप्पे में हो रहा है। पहला टप्पा पाइपलाइन कर गई, 11 जीएसआर और ईएसआर मतलब टाकियाँ बन गई, अभी 3 टाकियाँ और बन रही हैं और पाइपलाइन डाली जा रही है। और ये डालने के बाद हम लोग चाहते हैं कि पानी का हमारा अपना सोर्स हो, हम जो एमआईडीसी के ऊपर डिपेंडेंट हो वो डिपेंडेंट ना रहें। तो इस तरह से हम लोग वो कार्य कर रहे हैं। ये सभी बातों का निवारण आपको आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि सैकड़ों करोड़ों की निधि तो आ रही है, पर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए तो आज भी लोग सड़कों की समस्या से, पानी की समस्या से और लोड शेडिंग से, ऐसी अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब हम आज महानगर पालिका को 70 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, अब तक हम बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं कर पाए, और हम बात करते हैं मेट्रो की। उल्लासनगर जो है वो हाईली डेंसिफाइड सिटी है, उसकी डेंसिटी धारावी से भी डबल है। 15 लाख लोग शहर में एक साथ रहते हैं। इतने लोगों के पास सुविधाएं पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और भारतीय जनता पार्टी ने वो चैलेंज स्वीकार किया है। एक उदाहरण आपको देता हूं कि जो पानी का प्रोजेक्ट हम लोग करने जा रहे हैं और जो सफाई में हम लोग सुधार करने जा रहे हैं, रीडेवलपमेंट के लिए उन्होंने कल ही कहा कि मैं नई पॉलिसी ला रहा हूं, वो दे रहा हूं।
कल्याण बदलापुर रोड के ऊपर एक ओवरब्रिज बनने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने 850 करोड़ रुपए दिए हैं। ये इतनी बड़ी राशि है, ये इतने काम है। ये काम होने के बाद आपको शहर का एक नया चेहरा मिलेगा। जो कल्याण में डेवलपमेंट हुआ है, जो थाना में डेवलपमेंट हुआ है, अभी जो है उल्लासनगर में डेवलपमेंट शुरू होगा। तो ये सब चीजें कितने समय में इनका रिजल्ट जनता को देखने मिल सकता है? देखिए, पानी का काम चालू है, ड्रेनेज का काम, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू है। जैसे जैसे रास्ते बनते जाएंगे तो आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेगी। अभी जैसे 8 रास्ते हम लोग बना रहे हैं। शार्ड स्टेशन कल्याण रेसिडेंसी से डॉल्फिन क्लब से होते हुए शांतिनगर तक ऑलमोस्ट रोड बन चुका है। शांतिनगर वेलकम गेट से विठलवाड़ी स्टेशन से होते हुए पवाई चौक तक ये रास्ता बन चुका है। एक नेताजी चौक से नेताजी स्कूल होते हुए जालिया साहब तक का मंदिर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नेताजी रोड से काली माता मंदिर से होते हुए कुर्ला कैंप तक चौक तक रास्ता बन चुका है। इस तरह से 4 नंबर में और एक रोड है, 4 नंबर ओटी से अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोंडेश्वर पुतले तक एक सीमेंट कंक्रीट का रोड बन चुका है। और वीटीसी ग्राउंड वाला भी रास्ता बन रहा है, ऑलमोस्ट पूरा हुआ है। तो ये 8 रास्ते, साथ में डरबी होटल से लेकर हीराघाट तक वो रास्ता भी पाथवे मतलब सीमेंट कंक्रीट बन चुका है। वहाँ पर एक एमएससीबी के केबल्स का इशू है, वो इशू जल्दी हम सॉर्ट आउट कर देंगे और बाद में गटर नाली और फुटपाथ कंप्लीट करेंगे। तो ऑलमोस्ट हर जगह पे 98% काम हुआ है। 2% का जो काम रहा हुआ है वो ये 1-2 महीने में आपको पूरा होके मिलेगा। जहाँ पे ड्रेनेज की वजह से रोड खुला है, अभी जैसे नेहरू चौक से फालवा लाइन रोड, खेमानी से नानक जीरा चौक होते हुए सेंट्रल पुलिस स्टेशन से होते हुए रेड क्रॉस तक, नानक जीरा चौक से पंजाबी कॉलोनी चौक तक, और इसी तरह के कई रोड हमने ऑलमोस्ट सैंक्शन करवा लिए हैं। आचार संहिता की वजह से उसका डिसीजन नहीं हो पाया। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वो पड़ा है, उनकी साइन होगी और सीएम साहब की साइन होगी, वो टेंडर इमीडिएट फ्लोट हो जाएंगे। फर्स्ट टप्पे में ये 100 करोड़ आ रहा है और दूसरे टप्पे में और बाकी के रोड्स आएंगे। साथ में जो गोल मैदान का एक प्रोजेक्ट है, उन्होंने कल ही अनाउंसमेंट किया सीएम साहब ने कि 88 करोड़ रुपए मैं उसकी डेवलपमेंट पे दे रहा हूँ। तो ये शहर में गोल मैदान का ये क्या प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट जो है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मल्टी लेवल कार पार्किंग बने और कोशिश कर रहे हैं कि अंडरग्राउंड बने, और अगर अंडरग्राउंड पॉसिबल नहीं है तो फिर मल्टी स्टोरी बनाएंगे। ये पार्किंग और साथ में गार्डन का डेवलपमेंट का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। इतना सारा डेवलपमेंट शहर में होने वाला है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर एक बड़ा तबका जो उल्लासनगर सिंधी समाज के लिए जाना जाता था कि सिंधी समाज का शहर उल्लासनगर, एक बड़ा तबका उल्लासनगर से पहले से ही पलायन कर चुका है और पलायन लगातार जारी है। उसे हम कैसे रोकेंगे? जो बाहर गए उन्हें वापस कैसे लाएंगे? देखिए, इसमें 2 इश्यूज है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये शहर जो है बहुत कंजस्टेड हो चुका है। जब भी इसके रास्ते बनेंगे, मतलब इसमें 2 चीज़ों का ख्याल करना होगा कि रास्ते इतने भी बड़े नहीं बनावे कि बिल्डिंगें टूट जावे, घर टूट जावे, मकान टूट जावे, दुकान टूट जावे। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को और लोगों की सुविधाओं को, लोकल की प्रॉपर्टी को बता के डेवलपमेंट करनी होगी, जैसे नुकसान कम से कम हो। और साथ में क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से हम लोग एक एक पट्टे को लेके उसको रीडेवलप करेंगे। उसके बाद आपको एक शहर का नक्शा अलग ही दिखेगा। एक प्रमुख मुद्दा भाजपा ने रखा है गुंडा राज मुक्त। कौन गुंडे हैं? ओमी कालानी, कमलेश निकम, संतोष पांडे और बहुत सारे लोग उनके साथ जो जुड़े हैं, उनके ऊपर हर एक के ऊपर 10-10, 15-15 गुना दर्ज हैं। ऐसे लोगों की जो पहले गुंडागर्दी चलती थी, तो देवेंद्र बाबू ने कहा है कि अभी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, और अगर किसी ने गुंडाराज चलाने की कोशिश की तो उसके ऊपर कड़क कार्रवाई होगी। इस पर उनकी तरफ से भी बयान आया है कि भाजपा अगर पहले ये सब बातें करती थी गुंडा राज खत्म करने की तो ठीक था, लेकिन आज के टाइम पे भाजपा में ही कई सारे तरीपार आरोपी और इस प्रकार के गुंडागिर्दी वाले लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं और सीएम के साथ मंच पर भी बैठते हैं। नाम तो नहीं लिया किसी का, डर लग रहा है नाम लेने से। नाम लीजिए ना,
किसने रोका है आपको? बताइए कौन कौन था वहां पे? मीडिया सामने थी, मीडिया ने खुद एक एक चीज देखी है। कौन तरीपार गुंडा स्टेज पे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। ये गुमराह करना है, लोगों को गुमराह करने की ये स्पीच है। कमलेश टिक्कम की स्पीच पे कोई भरोसा नहीं करता है आजकल। एक भाजपा शिवसेना की केंद्र में और राज्य में युति है। यहाँ पर टीओके टीम ओमी कालानी भी शिवसेना में विलीन हो गई है। यानी उन्होंने कहा है कि हम अपना अलग गुट है, टीओके अलग गुट है और शिवसेना अलग गुट है। तो उन्हें आप कैसे टैकल करेंगे? अब तो वो शिवसेना। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने पहले कहा विलीन हो गई और फिर ओमी कालानी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारा गट अलग है, उनका गट अलग है। मैं आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटी मेंबर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1986 और उनके रूल्स हैं 1987 के, जिसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशन कहा गया है, डेफिनेशन जे, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। जिसने कैंडिडेट को टिकट दी है वो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी होती है। उसके बाद सेक्शन 3 बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कि आपने कभी किसी मीटिंग में एब्सेंट रहे, कभी वोटिंग के टाइम पे एब्सेंट रहे, या वोटिंग आपने व्हिप के खिलाफ की, तो आपके ऊपर एक्शन होगा। इसमें एक्सप्लेनेशन है ए कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से जब भी कैंडिडेट हो तो आपको उसमें गठ बनाना है। गठ बनाने समय अगर आप अपना गठ, जो ओमी कालानी ने कहा कि हम अलग गठ बनाएंगे, तो मैं आज आपको महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट गिफ्ट में दे रहा हूं। आप भी लॉ स्टूडेंट हैं, पढ़िए। ऐसा कहीं नहीं है और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको शिवसेना ने बी फॉर्म दिया है, आप शिवसेना की निशानी के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के या जीतने के बाद, जो जीतोगे नहीं, लेकिन अगर जीत भी गए, कभी कुछ लोग आ भी गए, तो जीतने के बाद आप अलग गठ नहीं बना सकते हो। ये मैं चैलेंज करता हूं। आप वकीलों की टीम बिठाइए, मैं उनके साथ डिबेट करने को तैयार हूं। नॉट पॉसिबल। ये जिन लोगों को भी इन्होंने ये टिकट्स दी है, ये बोल के दी है कि हम लोग अपना गठ अलग बनाएंगे, कि जो पॉसिबल ही नहीं है। ये जनता को भी गुमराह कर रहे हैं कि हम अलग गठ बनाएंगे। अलग गठ बन नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। जिस दिन चुनाव की रिजल्ट आएगी, 30 डेज में आपको गठ बनाना है और कोंकण कमिश्नर के सामने रजिस्टर्ड करना है। ऐसा नहीं करते हैं तो आप उसी समय डिस्क्वालीफाई होंगे। तो दो गठ बन नहीं सकते हैं, गठ एक ही रहेगा। जिस पार्टी ने आपको चुनाव चिन्ह दिया, आप उसमें उसके कैंडिडेट हो, चुनने के बाद उसके नगर सेवक हो और उसके सदस्य ही बने रहोगे। आप अलग कुछ नहीं कर सकते हो। आपने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया है शिवसेना में। आपके हिसाब से अभी यानी टीओ के अस्तित्व में नहीं है? कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ अस्तित्व कहाँ है? वहां पे एक बोर्ड में कोने में TOK लिखा हुआ होता है। इसके अलावा कोई लीगली उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज के समय में देख रहे हैं कि आप कालानी परिवार के अगेंस्ट काफी एक एग्रेसिव मोड में हैं। आप कई सालों तक आप पप्पू कालानी जी से जुड़े रहे, आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत ही उनके साथ हुई, तो आखिर इतनी दूरियां कैसे बन गई? मैंने कई बार इस बात का, सवाल का जवाब दिया है, फिर से देता हूं। पप्पू कालानी के साथ मैं 1986 से जुड़ा और जब भी वो 2 बार जेल में रह के आमदार का चुनाव लड़े, मैं 2 बार उनका इलेक्शन एजेंट भी रहा। लेकिन जब भी कोणार्क विकास आघाड़ी बनाई गई, बाद में वो मर्ज हो गई कांग्रेस के साथ, तो उसमें मैं भी एक था। मैंने पप्पू कालानी से वित्त परमिशन लेके, उनकी कंसेंट लेके मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। अब ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने खुशी खुशी मुझे परमिशन दी। बाद में समय बदला। 2017 के चुनाव से पहले मुझे उन्होंने अप्रोच किया, ओमी कालानी ने, मनोज लासी के माध्यम से, और मुझे थोड़ा भावनाओं में लेके गए कि ये आपका परिवार है, आप पप्पू कालानी के मुंह बोले बेटे हो और आप सीनियर हो, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो मैंने उस हिसाब से टीम ओमी कालानी को ज्वाइन किया।
लेकिन जब भी मैंने देखा कि इनकी कहनी और करनी में अंतर है, उन्होंने मुझे कमिटमेंट की कि हम आपको चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी करेंगे, वो उन्होंने पूरी की। नहीं की। यही तो इशू है। ओमी कालानी उस समय राज्य मंत्री थे, जवान साहब, उनके घर पे गए, गोवा जाने वाले थे, गोवा की फ्लाइट छोड़ दी, उनके घर पे गए, उन्होंने कहा कि मुझे आप पंचम कालानी को आप बनाओ चेयरमैन। तो उन्होंने दो बातें कही, एक तो बीजेपी एक व्यक्ति को दो पद नहीं देती है, दूसरा आपकी कमिटमेंट राजेश वधेरा के साथ है और वो आपके घर के सदस्य जैसा है। उन्होंने कहा हाँ, घर के सदस्य जैसा है, घर का सदस्य नहीं है। मुझे घर के सदस्यों को, पंचम कालानी को, वो मेरे घर की सदस्य हैं, उनको मुझे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बनाना है। उनके ना करने के बाद वो गोवा गए और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बनवाया। और तब से आप भारतीय जनता पार्टी के हो गए। यस। उसके बाद आपने कभी टीओके की तरफ, यहाँ कालानी परिवार से, पप्पू कालानी जी से, किसी से भी आपकी कोई इस बारे में बातचीत नहीं हुई? कई मैसेज आए, बहुत सारे लोग आए मीडिएट करने के लिए, लेकिन मैंने जब भी एक बार बीजेपी में प्रवेश किया है तो उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। यह सब तो ठीक है। अभी हाल ही में ओमी कालानी जी का हमने पॉडकास्ट लिया, तो आपके बारे में पूछे जाने वालों ने यही कहा, हमारी खेत की मूली है, इनसे भी निपटेंगे। मैं उनके निपटने की परिस्थिति में नहीं हूँ, वो मुझे नहीं निपटा सकते। उन्होंने आपके पॉडकास्ट के माध्यम से थ्रेट किया है। राजेश वधेरा भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है, एक यहाँ शर्ट को खरोच भी नहीं आ सकती है। वो भूल जावे पुराने दिन, जब ये मंगलवार और शुक्रवार को मर्डर हुआ करते थे, या वो लोग रास्ते पे लोगों को मारते पीटते थे। अभी देवा बाबू बैठा है और देवा बाबू गुंडों को ठीक कर सकता है, तो वो भूल जावे मुझे वो निपटा सकते हैं, नहीं निपटा सकते हैं। अगर है दम तो मुझे हाथ लगा के बतावे। यहाँ पर देखा जाए तो रविंद्र चौहान जी हो या सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, दोनों की पैनी नजर उल्लासनगर पर बनी हुई है। तो उल्लासनगर महानगर पालिका इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी अंबरनाथ और बदलापुर में जो रिजल्ट है वो भाजपा के फेवर में आए। तो ये आर पार की लड़ाई के रूप में देखते हैं इसे, उल्लासनगर को? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कि कल्याण डोंबिवली में हमने युति की, हमने थाना में युति की है, हमने मुंबई महानगर पालिका में युति की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये था कि सेना शायद टीम ओमी कालानी को ज़्यादा तवज्जो दे रही है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही थी और नहीं चाहती थी कि बीजेपी के साथ हमारा हो। बीजेपी के पास उस समय पे 31 नगर सेवक थे और टीम ओमी कालानी के पास 11 नगर सेवक थे, फिर भी उन्होंने उनको चुना। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भारतीय जनता पार्टी सभी 78 सीटों के लिए तैयार है? बिल्कुल, हम तो कैंडिडेट्स दे चुके हैं और प्रचार चालू है सभी का, मुख्यमंत्री सभा ले चुके हैं ना, तो पूरी तैयारी है। अब हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, एक शब्द में या एक वाक्य में आप बताइए। रविंद्र चौहान। फादर फिगर। पप्पू कालानी। मेंटर। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। खासदार। ये सब तो उनके पोस्ट है, उनके बारे में आपका कोई? मेरा ज़्यादा उनके साथ कभी संपर्क रहा नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, एक बार मेरी ऑफिस में आते हैं और हम लोग उनके लिए काम करते हैं। बेसिकली हम लोग मोदी जी को देख के काम करते हैं ना, कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है तो खासदार तो बनाना पड़ेगा ना। ओमी कालानी। फेल्ड पॉलिटिशियन। कुमार एलानी। एमएलए। राजेंद्र चौधरी। थोड़ी बहुत दादागिरी अभी आई है उनके पास। उन्होंने एक रिक्शा वाले को, जो उनके किसी आदमी ने मारा है, कि बोल कि तू विठलवाड़ी के स्टैंड पे राजेंद्र चौधरी के वजह से धंधा कर रहा है। अंत में आप शहरवासियों को, शहर की जनता और युवा वर्ग को क्या संदेश देंगे? मैं युवा वर्ग को और हमारे उल्लासनगर की जनता को ये संदेशा दूंगा, आने वाले 15 जनवरी को जो महानगर पालिका के चुनाव है, उसमें आप हमारे सभी कैंडिडेट्स को कमल के ऊपर बटन दबा के वोट दें
और आने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को चुनाइए और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनने के बाद एक शहर में बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखिएगा। नमस्कार। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद राजेश जी।